हम लोग जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पूरी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड, ठीक है। उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें है प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, कुछ वायरसेस में डीएनए सिंथेसाइज होता है बाय यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट। तो ऐसे डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद करो, एक वायरस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रोवायरस। याद है, रिट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो आरएनए होता है, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रिट्रोवायरस इज आरएनए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में HIV, ठीक है, एड्स को कॉज करने वाला जो वायरस है HIV वायरस, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए। तो याद करो, जब एक मैक्रोफेज, हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेज है उसको जब एक वायरस HIV का इन्फेक्ट करता है तो इसका आरएनए एंटर करता है मैक्रोफेज सेल के अंदर। अब ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का इस्तेमाल करके इस आरएनए से सबसे पहले वो क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। क्योंकि आरएनए को टेम्पलेट यूज करके वो डीएनए बनाता है। इस डीएनए को हम लोग क्या कहते थे, इट वाज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। यही चीज जो है हम लोग मैनिपुलेट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जब हम क्योर करते हैं एक डिजीज को, द डिजीज इज नोन एज एडीए डिफिशियंसी। याद होगा, एडीए डिफिशियंसी में हम लोग लिम्फोसाइट सेल्स निकालते थे, फिर क्या करते थे, उससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते थे। जो जीन आइसोलेट करते थे, जो जीन एडीए एंजाइम को बनाता था, उस जीन से हम लोग क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते थे। तो याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं जब एक आरएनए को टेम्पलेट यूज करके जब हम डीएनए बनाते हैं तब इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। यही चीज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एग्जांपल याद रखना है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, जब हम एडीए डिफिशियंसी पढ़ते हैं तब, ठीक है। वहां पे भी हम लोग उसके क्योर में कर क्या रहे थे, उस जीन से सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन बोलते थे। याद है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, द आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। समझ में आ गया? द आंसर विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन। तो याद रखो, जितना एडेनिन होगा उतना थायमीन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। तो अगर ये 20% ये साइटोसिन दिया है तो ऑटोमेटिकली ग्वानिन कितना हो जाएगा, 20%। फिर हमने क्या बताया था, याद रखना है, A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100%। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 100%। अब हमको साइटोसिन पता है 20%, तो ग्वानिन भी होगा 20%, तो ये हो जाएगा 40%। जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमीन होता है, तो 2A प्लस 40% इज इक्वल टू 100%। 2A जो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%, यानी कि A जो होगा वो क्या होगा, 30%, और T भी जो होगा वो क्या होगा, 30%। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो एडेनिन का परसेंटेज कितना आएगा, 30%। बताया था ना। तुरंत सॉल्यूशन का तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली लिखिए A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100%। कौन सा रूल ये बताता है, चारगाफ रूल। ये याद रखिएगा, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन, ठीक है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में भी नहीं होता है। ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, एक बैक्टीरिया है, नहीं है, तो किसके अंदर होगा, टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। हमने शुरू में ही बताया था,
कोई भी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, इन दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। फिर कुछ चीजें बताई थी, अगर हम प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया की बात करेंगे या किसी भी चीज की बात करेंगे, डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है। सिर्फ किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। वहीं सभी यूकैरियोट्स में, सबके सब जो यूकैरियोट होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, इट इज लीनियर डीएनए। ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया में डीएनए सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोट में ज्यादातर डीएनए सर्कुलर होता है। किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा के अंदर डीएनए क्या होता है, वो लीनियर होता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे वायरस, सिर्फ वायरस ही एक ऐसा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। जिस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट्रोवायरस। अब देखो क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन था। ठीक है, याद रखो डीएनए सबसे बाद में बना था। डीएनए से पहले जो बना था वो आरएनए बना था, और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल था। क्लियर है, द आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बाद में स्टेबलाइजेशन के लिए क्या हुआ था, ये चीज बनी थी। ठीक, डीएनए का बनने का रीजन क्या था कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। रीजन क्या बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन है जी, फोर्थ। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो था आरएनए था, बाद में आरएनए से क्या बना, डीएनए बना। रीजन क्या है, कभी कभी पूछता है कि क्यों डीएनए मोर जेनेटिक मटेरियल, ज्यादातर डीएनए क्यों पाया जाता, उसका रीजन क्या है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। समझ में आ रहा है, स्टेबल देन आरएनए, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। रीजन बताए होंगे, कौन कौन सा रीजन बताया था, क्या चीज, डीएनए में क्या पाया जाता है, नहीं, थायमीन पाया जाता है। समझ में आ रहा है, पहली चीज तो याद रखो, डीएनए में थायमीन पाया जाता है, और आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। ये बताए थे। थायमीन होता क्या है, मान लो ये यूरासिल है, इस यूरासिल के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो ये बन जाता है क्या, थायमीन। समझ में आया, थायमीन कुछ नहीं है, थायमीन इज अ मिथाइलेटेड यूरासिल। अगर ये मिथाइल ग्रुप थायमीन में, सॉरी, यूरासिल में ऐड हो जाता है, थायमीन बन जाता है। पहला रीजन इसकी स्टेबिलिटी का है कि इसमें थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। दूसरा रीजन क्या था कि डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, और आरएनए में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, राइबोस शुगर पाया जाता है। इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इसमें लेस फंक्शनल ग्रुप होता है, वन लेस फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप पाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। उसके बाद डीएनए को मोर स्टेबिलिटी और क्या देता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जब होता है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए के स्ट्रैंड। तीन रीजन याद रखना है, कौन कौन सा रीजन बता दिए, इंस्टेड ऑफ यूरासिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थायमीन। दूसरी चीज, एक में डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरे में राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक लेस फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप पाया जाता है। तीसरा रीजन क्या बताए हैं, ज्यादातर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से उनके बीच में, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पढ़ाया है ना ये, क्लियर है ना, ध्यान रहे ये सारी चीजें। उसके बाद देखो, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली ऑकर्स इन। पॉली याद करने का तरीका क्या है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब एक mRNA जो है क्या बनाएगा, कई सारे प्रोटीन्स बनाएगा, मेनी प्रोटीन्स बनाएगा। तो याद रखो, लैक ओपरॉन में ये पढ़ाया था, बैक्टीरिया में लैक ओपरॉन के अंदर पढ़ाया था, एक mRNA था। कौन सा mRNA था, ये याद रखना,
mRNA को हम लोग बोल रहे थे लैक mRNA। ये 3 तरीके के प्रोटीन को बना रहा था। कौन कौन सा प्रोटीन था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज और परमिएज। याद है? 3 तरीके के। एक ही लैक mRNA से हम लोगों को कितने प्रोटीन मिल रहे थे? 3 डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स मिल रहे। तो एक mRNA से अगर कई प्रोटीन बनता है तो ऐसे mRNA को पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। हम लोगों के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA बनता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? एक RNA से एक प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा? अगर दूसरा प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए दूसरा mRNA बनना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है आंसर? देखो क्या होना चाहिए? पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली ऑकर इन। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, पढ़ते हैं लैक ओपरॉन इन बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट का वो एग्जांपल है, तो प्रोकैरियोट में ही देखा जाता है। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा ना? जो जो रिवाइज कर रहे हैं वो भी ध्यान देना, जो जो बता रहे हैं पॉइंट्स। उसके बाद क्या है? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टू द 5' एंड ऑफ HNRNA इन अ प्रोसेस ऑफ। फिर देखो क्या है, हम क्या बता रहे थे? यूकैरियोट में, देखो रिवीजन भी चल रहा है, ध्यान देना जल्दी जल्दी। क्या है? यूकैरियोट में होता क्या है कि जब एक डीएनए है, एक डीएनए से जो आरएनए बनता है उस आरएनए को हम लोग कहते हैं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। ठीक है? क्या कह रहे थे? HNRNA। इसमें थोड़े थोड़े से सेगमेंट में, एक सेगमेंट एक्सॉन था, इंट्रॉन था, एक्सॉन था, इंट्रॉन था, एक्सॉन था, इंट्रॉन था। एक्सॉन वाला पार्ट कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है? दैट इज द कोडिंग पार्ट। ये क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड बनाएगा। इंट्रॉन जो है वो क्या है? ये क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट है। होता क्या है? ये HNRNA की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग में ये बनता क्या है? mRNA। इसी प्रोसेसिंग के स्टेप में साइमल्टेनियसली 3 चीज होती है। क्या क्या होता है? पहली चीज होती है कैपिंग, दूसरी चीज होती है स्प्लाइसिंग और तीसरी चीज होती है टेलिंग। ठीक है? 3 चीजें यहाँ पे होती है। तो याद रहे कैप हेड वाले रीजन में पढ़ते हैं। तो जहां पे HNRNA है, अगर इस जगह पे 5' है तो इसी जगह पे ऐड होगा क्या? एक अनयूजुअल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्यों क्यों अनयूजुअल कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो गुआनोसाइन है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, साथ में एक फॉस्फेट की जगह पे 3 फॉस्फेट है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एनसीईआरटी में देखो लिखा होगा there is an addition of an unusual guanosine triphosphate। कौन सा ट्राइफॉस्फेट? यहाँ पे मिथाइलेटेड, M का मतलब मिथाइलेटेड, G का मतलब गुआनोसाइन, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं। अब कैपिंग के बाद स्प्लाइसिंग होता है। देखोगे यहाँ पे ऐसे स्प्लाइसियोसोम्स पाए जाते हैं, एंजाइम है जो किसको रिमूव कर देंगे? एंट्रॉन को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। एंट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो 3' एंड है वहां पे क्या होगा? पॉली एडिनाइल टेल, एडिनाइलेशन प्रोसेस होगा। एडिनाइल ग्रुप कई सारे ऐड होते चले जाएंगे। उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? टेलिंग। ठीक है? तो इसी प्रोसेसिंग में 3 चीजें हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल देम एज कैपिंग। ठीक? क्लियर है? अब देखो ये याद करने वाली चीज है, ये वाला याद करने। एक कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ बेसेस। किसने बताया था? वॉज सजेस्टेड बाय जॉर्ज गैमो। याद है? क्या बताए थे? अगर हम मानते हैं कि अगर एक कोडॉन, एक बेस, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, समझ में आ रहा है? तो 4 बेसेस हैं और 4 बेसेस कोड करेंगे 4 अमाइनो एसिड को, लेकिन टोटल अमाइनो एसिड हमारे अंदर जितने ढूंढे गए हैं वो कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड। तो 4 ही कोड करेगा, बाकी 16 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 बेस का पेयर बनाते हैं 2⁻², तो 2 into 2 कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा ना? हाँ, 2 बेसिस का अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये टोटल कितने अमाइनो एसिड को कोड करेगा? इट विल कोड फॉर 8 अमाइनो एसिड। समझ में आ रहा है?
8 अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो भी अभी ये शॉर्ट है। इसके बाद अगर हम 4 का पेयर लेते हैं और 3 बार लेके जाते हैं, 3-3 का पेयर लेते हैं, तो 4 बेसिस है, 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 कोडॉन बनेंगे। इस 64 कोडॉन में से याद रखना है 61 कोडॉन जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करता है, और 3 कोडॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज अ स्टॉप कोडॉन। याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा कौन कौन से स्टॉप कोडॉन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या है, जॉर्ज गेमो। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, हुआ ठीक। The correct feature of double helical structure of DNA was given by Watson and Crick। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल डीएनए दिया था उसमें से करेक्ट फीचर क्या है। तो पहली चीज तो याद रखो कि करेक्ट फीचर ऑफ डबल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए दैट कोड्स फॉर ए हार्मोन इज 1530। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस in the sequence is found to be adenine 34% है, guanine 19% है, cytosine 23% है, thymine जो है 19% है। अप्लाइंग चारग्राफ रूल, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अगर हम चारग्राफ रूल लगाते हैं तो क्या कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे, इसमें याद रखिएगा चारग्राफ रूल जब भी लागू होगा वो लागू होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। बस यही दिमाग में रखिएगा, तब इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है जी, गया, समझ में आया क्या बता रहे हैं, क्या दिमाग में रखना है, चारग्राफ रूल इज ऑलवेज अप्लाइड टू अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उस वो चीज दिमाग में होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन निकालिए। बताइए आप लोग, तब आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ गया ना, अगर यही दिमाग में रहेगा तब आपको इसका ऑप्शन समझ में आएगा, नहीं रहेगा दिमाग में तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करके हमको बताइए जल्दी से। हो गया, क्या होगा इसका आंसर, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर चारग्राफ रूल होता और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता, तो अगर एडेनिन 34% है तो थायमीन भी कितना होना चाहिए था, 34%। अगर ग्वानिन 19% है तो साइटोसिन भी कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 19%। अब उसके बाद देखो क्या है, ए स्ट्रेच ऑफ यू क्रोमैटिन हैज 200 न्यूक्लियोसोम, 200 न्यूक्लियोसोम है। हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर इन ए स्ट्रेच एंड व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ए टिपिकल यू क्रोमैटिन। लेंथ क्या होगा टिपिकल यू क्रोमैटिन का। अब इसको सॉल्यूशन लेना है ना, सॉल्यूशन निकालना है ना, इसका कैसे निकालोगे, 200 न्यूक्लियोसोम है, ठीक, इसमें एक डीएनए में दिया ना स्ट्रेच ऑफ यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन का एक स्ट्रेच है जिसमें 200 न्यूक्लियोसोम्स है। फिर ये पूछ रहा है हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर इन द स्ट्रेच, उस स्ट्रेच में कितने बेस पेयर होंगे, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टिपिकल यू क्रोमैटिन। ठीक है, 200, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। ठीक है, लेंथ निकालते हैं कितना है, तो 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक, तो एक स्ट्रेच में अगर 200 बेस पेयर हैं तो 200 न्यूक्लियोसोम है, तो टोटल बेस पेयर कितने हो जाएंगे, हाँ 40,000, 200 इंटू 200। उसके बाद कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, लेंथ ऑफ द डीएनए को कैलकुलेट कितना करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ
बेस पेयर। समझ में आ रहा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो डिस्टेंस कितना होता है 0.34 होता ना, इंटू 10 टू द पावर -9, उसको मल्टीप्लाई करोगे 40,000 से। जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 40,000 से तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कैलकुलेट करो इसको। पहली चीज तो याद रखो, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, ये याद रहे, एक न्यूक्लियोसोम में। तो 200 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होंगे? 200 इंटू 200, इतने बेस पेयर को मल्टीप्लाई करो। फिर लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। जो डिस्टेंस कितना होता है 0.34, ठीक है, नैनोमीटर इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी टोटल कितना बेस पेयर है? 40,000 बेस पेयर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करो 13,600, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 13,600। क्लियर है? इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ टिपिकल यूक्रोमेटिन कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 13,600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। टोटल बेस पेयर कितना हो जाएगा? 40,000 बेस पेयर। निकाल लोगे? चलो नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दिया है, हाँ तो लिख लो वही बात। चलो देखो, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ए एंड बी। अब जब इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे तो ये कौन सा शुगर है? राइबोस। ये कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोस। बस अब इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखो क्या दिया है, मतलब सॉल्यूशन यहां पे देखो क्या दिया है, फिर उसके हिसाब से आपको ये देखना है। ये देखिए, A is having 2 OH group which make it less reactive। गलत है, मोर रिएक्टिव होगा तो छोड़ दो, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। A is having 2 OH group which make it more reactive, सही है। Structurally unstable, सही है। Whereas B is having 2 H group which make it less reactive and structurally stable। 2 H group कहाँ है जी? A and B OH group which make it less reactive and structurally stable, यही सेकंड है। 2H ग्रुप है, ठीक है, 2H ग्रुप, लेकिन 1 OH इसमें है ना, मिसप्रिंट है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। A and B both reactive, more reactive, structurally stable हो नहीं सकते। A and B both having which make it less reactive and structurally stable, ये भी नहीं होगा। तो आंसर यही है, A is having 2 OH ग्रुप, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है। बी 2 H ग्रुप है जो लेस रिएक्टिव है और ज्यादा स्टेबल है। आंसर आपका यही है, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड को। तो टी की जगह पे क्या होगा? 5 डैश पे U A C G C C G और 3 डैश। अगर मान लो यही दिया रहता है कि दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, समझ में आ रहा है, तब इससे mRNA बनाइए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। टी बाइंड करता है किससे? ए से। ए बाइंड करता है टी से तो यू हो जाएगा। फिर सी बाइंड करता है जी से, जी बाइंड करता है सी से, सी जी जी सी 3 डैश। समझ में आ गया? क्लियर है ना? है? ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कोडिंग स्टैंड दिया है कि टेम्पलेट स्टैंड दिया है। अगर कोडिंग स्टैंड दिया है तो जस्ट इसका वही बना लेंगे, सिर्फ टी की जगह पे यू। अगर टेम्पलेट स्टैंड दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बनाएं। समझ में आ रहा है? वी विल मेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, देखो क्या दे रहा है, ए DNA मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, कितने बेस पेयर लॉन्ग है? 160 बेस पेयर लॉन्ग। इफ इट हैज 20% एडेनिन, हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस विल बी प्रेजेंट इन दिस DNA मॉलिक्यूल?
20% एडेनिन है तो निकाल लो 20% एडेनिन कितना होगा इंटू 160, यही होगा ना 0 0 0 0 16 दूनी 32, 32 क्या है एडेनिन है, क्लियर है। अगर 32 एडेनिन है तो इसका मतलब क्या है थायमीन कितना होगा 32, टोटल कितना हो जाएगा एडेनिन प्लस थायमीन 64 हो जाएगा, 160 माइनस 64 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 साइटोसिन या 2 गुआनिन कितना होगा 96, 96 इज इक्वल टू 2C, तो C जो होगा तो 96 अपॉन 2 कितना होगा 48, यही होगा ना, तो आंसर क्या होगा 48, क्लियर है, यही होगा। ठीक, याद रखो जितना एडेनिन उतना थायमीन, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, ये निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, देखो यही क्वेश्चन आ गया है, ए टेम्पलेट स्ट्रैंड इन अ बैक्टीरियल डीएनए हैज द गिवन बेस सीक्वेंस, ये बेस सीक्वेंस है, व्हाट वुड बी द आरएनए सीक्वेंस, ठीक है, तो आरएनए सीक्वेंस क्या होगा, देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ, टेम्पलेट का मतलब अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो 5A बाइंड करता है T से, तो T की जगह पे आरएनए में क्या होता है U, यही होता है ना, तो क्या होता है व्हाट वुड बी द आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, A किससे बाइंड करता है T से, ठीक है। नहीं नहीं वो सही है, व्हाट वुड बी द आरएनए सीक्वेंस ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस सीक्वेंस, आरएनए ए जो है बाइंड करेगा किससे यू से, जी बाइंड करेगा सी से टी बाइंड करेगा ए से ए बाइंड करेगा यू फिर सी बाइंड करेगा जी से और ये सी से, ये स्ट्रैंड आएगा, ठीक है सी जी यू, ठीक, तो यही चीज है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखो क्या है यू सी ए फिर यू जी सी, ठीक है, तो ये 3 to 5, ठीक है 3 to 5, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सॉरी है ना, नहीं दी, ये 5 to 3, 5 to 3, ऑप्शन ये ए वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, बस उसी को ध्यान देना है कि आंसर में किस तरीके से क्या दिया हुआ, ठीक। देखो सिंथेसिस कहां से होगी, हमेशा याद रखो हमने क्या बताया था, अगर ये 5 to 3 है तो सिंथेसिस हमेशा इधर से होगा ना, होगा किधर से 5 to 3, तो ऐसे बना लो, तो इधर से जब लिखोगे तो 5 to 3 में देखो जी सी इस तरीके से ये होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट जो है कहां गया जी, कौन सा क्वेश्चन है 23, in E. coli the lag operon gets switched on, कब स्विच होता है जी, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, क्या है लैग ओपरॉन मॉडल, किस चीज में इसको पढ़ते हैं पहले ये तो बताओ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक टॉपिक पढ़ाए होंगे लैग ओपरॉन में, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यही पढ़ाया होगा, याद है कि नहीं याद है, लैग ओपरॉन कब स्विच ऑन होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, वो बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तो उसका स्विच ऑन होता है, लैग जेड जीन और या लैग जीन जो है वो बनाता है क्या है लैग आरएनए एमआरएनए, और लैग एमआरएनए फिर क्या बनाता है 3 तरीके के प्रोटीन्स को, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज।
देखो पढ़े होगे लैब ओपरॉन, ऐसे पढ़े होगे, ठीक है, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है, इस तरीके से पढ़े होगे। तो पढ़े होगे क्या है कि रिप्रेसर आई जीन जो था, ठीक है, एक आई जीन होता है, जो रिप्रेसर जीन होता है वो क्या बनाता है, एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाता था और रिप्रेसर आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाता था ऑपरेटर के साथ और प्रिवेंट करता था डीएनए पॉलीमरेज को इसके ऊपर, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से। यहाँ पे जो तीनों जीन्स थे वो जीन आगे चल के एमआरएनए नहीं बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्विच था, ये स्विच क्या रहता था, ऑफ रहता था। अब ये स्विच ऑन होने के लिए होता क्या था, जब इसमें हम लोग ऐड करते थे लैक्टोज, लैक्टोज जाके इससे बाइंड करता था, इसको इनएक्टिवेट कर देता। जैसे इसको इनएक्टिवेट करता था, ये अब इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता था, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करता था, इससे लैक एमआरएनए बनता था, लैक एमआरएनए से प्रोटीन बनती। तो स्विच ऑन किसकी वजह से हो रहा, लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज कर क्या रहा है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको बाइंड करके उसको क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा था, याद है, ठीक है। लैक एमआरएनए, लैक जो है लैक ओपरॉन मॉडल में जाके पढ़िएगा इस चीज। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन इंड्यूसर, ठीक है, कौन इसमें इंड्यूसर के तौर पे काम नहीं कर सकता, ठीक है, बोथ ए एंड सी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज इंड्यूसर के तौर पे काम करता है, जो रिप्रेसर से बाइंड करता है, अभी पढ़ा है, ये दोनों वो बाइंड नहीं करते, ठीक। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज द लैक रिप्रेसर इन द ओपरॉन ऑफ ई कोलाई बाइंड्स टू द ऑपरेटर। इन द प्रेजेंस है ना, ये प्रेजेंस यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है, द लैक रिप्रेसर इन द ऑपरॉन, ये लैक ओपरॉन किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर से ही तो बाइंड करता है, सीधे सीधे ऑप्शन है, ठीक है, प्रमोटर से नहीं, ऑपरेटर से बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, टेलर एंड कलीग्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन विक्सिया फाबा, ठीक, क्या चीज, यूरिडीन, टू प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बताए थे, विक्सिया फाबा है और यूरिडीन रेडियो एक्टिव आइसोटोप के तौर पे इस्तेमाल किया था और ये प्रूव किया था क्या, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लांट्स।